और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की एक बड़ी खबर के साथ, और खबर हिला देने वाली है। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, क्या वो हिंदुस्तान में हो सकता है? कह रहा मोदी से इतनी नफरत क्यों, सवाल क्यों है? मोदी को कौन उठाने की बात कर रहा है? उससे पहले आपको यह तस्वीर देख रहे हैं आप, मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया। अब कहा जा रहा है कि भारत में इसी तरह से क्या मोदी को उठा ले जाएगा ट्रंप? ये बड़े नेता कह रहे हैं, बड़े कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि ट्रंप मोदी को उठा ले जाएंगे। क्या ट्रंप की ये हिमाकत? सुनिए जरा, ये है कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता जो कह रहे हैं ट्रंप मोदी जी को ले जा सकते हैं। इस तरह से कुछ तो वेनेजुएला में हुआ, इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? पाकिस्तान का हाल देखा, आखिर भारत से, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? पाकिस्तान में देखिए, हिंदू भगाओ के नारे नेपाल में लग रहे हैं। आपने सुना आतंकी क्या कह रहा था नेपाल में? सुनिए जरा। भगाओ देश बचाओ, भगाओ देश बचाओ, ये नारे आप सुन रहे हैं, नारे लग रहे हैं, हिंदू भगाओ देश बचाओ। नेपाल में भगवा आतंकवाद के खिलाफ नारे लग रहे हैं। भगाओ देश बचाओ, भगाओ देश बचाओ, आखिर हिंदू से, हिंदुस्तान से, पीएम मोदी से इतनी नफरत क्यों? एक और तस्वीर देखिए, जेएनयू से आई है। जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। वेनेजुएला में हुआ, इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? तो वेनेजुएला में हुआ, इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? ट्रंप साहब मोदी जी को धमकियां दे रहे हैं, इससे हमको चिंता करनी चाहिए, कुछ भी एक्शन हो सकता है। मोदी देश के पीएम हैं, भला उनसे इतनी नफरत क्यों? कांग्रेस भारत का हाल वेनेजुएला जैसा क्यों देखना चाहती है? नफरत का आलम यह है कि वो चाहते हैं कि ट्रंप भारत में वेनेजुएला जैसा हाल करें। ट्रंप साहब मोदी जी को धमकियां दे रहे हैं, इससे हमको चिंता करनी चाहिए, कुछ भी एक्शन हो सकता है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे तो वो ट्रंप से अजीबोगरीब उम्मीद पाले हैं, लेकिन ट्रंप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। भारत वेनेजुएला नहीं है और न मोदी मादुरो है। आखिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कौन कर सकता है? चेन्नई में देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है, चेन्नई में मादुरो के लिए प्रदर्शन हो रहा था, लोग सड़कों पर उतरे थे। दूसरी तरफ देखिए जरा, जम्मू में भी आज प्रदर्शन हुआ, यहां भी लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी किए, लेफ्ट संगठनों ने प्रोटेस्ट किए। अब देखिए जरा, कांग्रेस नेता का क्या यह बयान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठा ले जाने की बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इतना विवादित बयान दे रहे हैं। क्या वेनेजुएला जैसी स्थिति भारत में भी होगी? क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण कर लेंगे? अब वही बात बची है बस, ये कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अमेरिकी टैरिफ पर बात कर रहे थे, इसके बाद उन्होंने वेनेजुएला की घटना से इस बात को जोड़ दिया और फिर सवाल पूछा
क्या ट्रंप मोदी का अपहरण कर लेंगे? इसके बाद, इस बयान के बाद बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस बयान की तीखी आलोचना की। कांग्रेस नेताओं का मानसिक दिवालियापन चरम पर पहुंच गया। वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर उमर शर्जील पर बयान देते हैं। पीएम के किडनैप का बयान उनके ओछेपन को दर्शाता है। एसपी वैद्य कह रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी इस बयान की आलोचना की है। को देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश ने आपको प्रधानमंत्री सिर हिलाने के लिए नहीं चुना है। सुनिए जरा पृथ्वीराज चौहान और बाकी बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। सवाल है कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? अब वही बात बची है बस। अगर हम सारे देश मिलकर अगर सावधानी ना बरतें तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से ट्रंप साहब मोदी जी को धमकियां दे रहे हैं, आज सुबह फिर धमकी दी, तो इससे हमको चिंता करनी चाहिए, कुछ भी एक्शन हो सकता है। कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। क्या देश के प्रधानमंत्री को किडनैप कर दिया जाएगा जैसे वेनेजुएला में हुआ? और इस प्रकार का घटिया ओछा बयान, मतलब कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश के लोकतंत्र का विरोध, देश की नीतियों का विरोध, देश का विरोध करना और इस प्रकार की कामना, इस प्रकार की दुआ मांगना। वो खुश है ऐसा ट्रंप ने बोला। अब इस तरह की अगर सोच रखने वाले लोग दुनिया में डराने की कोशिश करते हैं तो भारत झुकने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी उनके सामने क्यों अपना नाक घिसट रहे मुझे मालूम नहीं। ट्रंप बोल रहा है मोदी मेरे को खुश करना चाहते थे। मोदी जी आप उसको खुश कर रहे हैं। यू आर मेकिंग हिम हैप्पी एंड मेकिंग इंडिया अनहैप्पी। मोदी बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार उन्हें जब से आया तंग कर रहा हम लोग। मोदी जी को उठाने की ताकत और किसी में नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने इसी तरह की गलत बात करना ठीक नहीं है। ये भारत का अपमान है। पृथ्वीराज चौहान की मानसिकता दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है। वो राजनीति करते करते अब देश के विरोध में आ गए हैं। किसी की मजाल नहीं है पूरी दुनिया में जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। अब आइए आपको बताऊं कि ट्रंप किस रणनीति पर काम करते हैं, किन्हें धमकाते हैं, किन्हें डराते हैं, किन्हें उठाते हैं। पहले बात तो ट्रंप खुद भी जानते हैं कि किससे बचकर रहना है। उन्हें पता है कि किस किस के पास परमाणु हथियार हैं। इसलिए ट्रंप उन देशों के सामने नहीं आते जिनके पास परमाणु हथियार हैं। वेनेजुएला के पास परमाणु हथियार नहीं थे। बहुत से राष्ट्र अब इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए न्यूक्लियर पावर होना जरूरी है, वरना वेनेजुएला जैसा हाल हो जाए। और इसलिए भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं। ट्रंप ने भले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया हो, वेनेजुएला सहित कई और देश पर तलवार लटक रही हो। क्यूबा से लेकर कोलंबिया जैसे देश टेंशन में, तो ग्रीनलैंड और मैक्सिको में यही तनाव है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की भी नींद खराब है। अटकलें तो उनके रूस शिफ्ट होने की भी लगाई जा रही हैं। ट्रंप कमजोर मुल्क देखकर हमला करते हैं। अमेरिका की ये आदत है, मुल्क कमजोर है, पहले से गिरा पड़ा है तो उस पर अटैक कर दो। वेनेजुएला से लेकर क्यूबा जैसे देश परमाणु संपन्न नहीं है, लेकिन भारत के पास करीब 200 परमाणु बम है। रूस के पास 5000 से ज्यादा परमाणु बम है, इसलिए रूस से नहीं टकराएंगे। पुतिन से भी बात करते हैं। चीन के पास भी 600 परमाणु बम है। ये देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। भारत तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में। ट्रंप ऐसी गलती करने की सोच भी नहीं सकते। भारत पर टैरिफ जरूर लगाया, लेकिन भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप अपने दुश्मन देश रूस और चीन में भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों देश भारत की तरह ही बहुत ताकतवर है। ट्रंप अक्सर मोदी को अपना दोस्त बताते रहे हैं। ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत ने अपने हितों से कभी समझौता नहीं किया है। यह भी ट्रंप को पता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। और भारत के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को जब पता चला, क्योंकि देश का पीएम देश का गर्व और गौरव होता है कि कोई नेता यह बात कर रहा है कि ट्रंप भी मोदी को उठा ले जा सकते हैं, तो हिंदुस्तान के नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। लोग क्या कह रहे हैं। हम नंबर 1 न्यूक्लियर पावर है।
जिसे मैं मानना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत भयानक है। रूस दूसरे नंबर पर है, चीन बहुत पीछे तीसरे नंबर पर है, लेकिन वे 4 या 5 साल में हमारी बराबरी कर लेंगे। पृथ्वीराज चौहान जी से प्रार्थना करता हूं कि एक बार साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जाएं, काउंसलिंग करें। इसका मतलब ऐसा है कि उनके भारत की शक्ति पे विश्वास नहीं है, वो असली भारतीय नहीं है। पृथ्वीराज जी चौहान का ये दिमागी दिवालियापन लगता है मुझे तो, कि वो मोदी जैसे राष्ट्र पुरुष को, विश्व के सबसे बड़े नेता को, जो स्वयं अपने आप में अवधूत है, राष्ट्र सेवा के लिए पैदा, उसके लिए ये बोल रहे थे। अब देखिए, जिस वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे थे खुद पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस के नेता कि मोदी को भी उठा ले जाएंगे, वैसे उस वेनेजुएला में आज ड्रोन से अटैक हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति को उठा ले गए लेकिन ड्रोन पहुंचे। ड्रोन किसने भेजे, कहां से आए, इसकी जांच हो रही है, लेकिन ड्रोन दिखाई दिए वेनेजुएला में। एक तरफ वेनेजुएला में ड्रोन से अटैक हो रहा था, दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा था। यह अमेरिका की तस्वीरें हैं। मादुरो को देखिए, हेलीकॉप्टर से उतारा गया, उसके बाद कोर्ट लेकर जाया गया। मादुरो कोर्ट में किस तरह खड़े थे, उनकी पत्नी कैसे खड़ी थी, उसका एक स्केच सामने आया जब कोर्ट के सामने और जज के सामने उन्हें पेश किया गया। तो आप स्केच में देख रहे हैं मादुरो और उनकी पत्नी। अब आपको बताऊं कोर्ट में क्या हुआ और उस पर मादुरो ने कोर्ट में क्या गवाही दी है। कोर्ट में निकोलस मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया। ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े आरोपों से इनकार किया उन्होंने। मादुरो ने अपनी गिरफ्तारी को कहा यह गैर कानूनी है। पहली सुनवाई में मादुरो ने कहा मुझे किडनैप किया गया, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हूं, अब भी अपने देश वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं मैं। मादुरो ने फेडरल कोर्ट में गिरफ्तारी को अवैध बताया। मादुरो के वकील ने कार्रवाई को सैन्य अपहरण बताया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान मादुरो के पैरों में भी बेड़ियां लगी हुई थी। काले रंग की हुडी वाली स्वेट शर्ट पहने नजर आए। वहां अधिकारियों को गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर भी कहते दिखे। सुनवाई के दौरान दोनों ने हेडफोन लगाए हुए थे, मादुरो और उनकी पत्नी ने, ताकि अदालत में कही हुई बातें वो अपनी भाषा में समझ सकें। जज ने अदालत में दोनों के खिलाफ आरोपों को पहले पढ़कर सुनाया। चार्जशीट में मादुरो के बेटे और गृह मंत्री का नाम भी शामिल है। आतंकी गिरोहों के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन पहुंचाने का आरोप है। मादुरो पर मशीन गन रखने का भी आरोप है। इन आरोपों में सुनवाई हो रही है, इसके लिए लंबी सजा भी उनको हो सकती है। पेशी के लिए मादुरो को हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क लाया गया था। मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस भी कोर्ट में पेश हुई। उनके चेहरे पर भी चोट के निशान और पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने खुद को वेनेजुएला की प्रथम महिला बताया। सीलिया ने सभी आरोपों से कोर्ट में इनकार किया है। मामले की अब अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। 17 मार्च को होगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कोलंबिया के प्रेसिडेंट और यूएस सेक्रेटरी। आओ मुझे पकड़ कर दिखाओ कायर, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हमला नहीं, बात करनी है तो सामने आओ। निकोलस मादुरो 3 रात पहले कुछ महान अमेरिकियों से मिले जब वो नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे। उन्हें उनके आने से सिर्फ 3 मिनट पहले तक ये पता नहीं था कि वे आ रहे हैं। असल में उनकी पत्नी ने कहा मुझे लगता है कि बाहर हवाई जहाजों की आवाज आ रही है। उन्हें कुछ नहीं पता था। तो मादुरो कोर्ट में पेश किए जा रहे थे। दूसरी तरफ देखिए ब्राजील में अमेरिका का झंडा जलाया जा रहा था। लोग गुस्सा निकाल रहे थे, अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे। दूसरी तरफ वेनेजुएला में भी आज लोग सड़कों पर उतरे अपने राष्ट्रपति के लिए और बंदूक लेकर, गन लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे।
मदुरो पर अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी, लंबा वक्त है। इस बीच मदुरो जेल में रहेंगे। किस जेल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रखा जाएगा, कुछ ऐसी दिखती है। इस जेल में रखा जाएगा, बहुत खूंखार अपराधी इस जेल में बंद है। ये उनकी वो तस्वीरें जब हथकड़ी बांधकर उन्हें लेकर आया गया है। अब जिस जेल में रखा गया उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त जेल में रखा गया था यहां भी हथकड़ी बंधी हुई है और इसी कपड़ों में उन्हें लगभग कोर्ट में भी आज पेश किया गया था। अब देखिए जरा जेल में किस हाल में है मदुरो। वेनेजुएला से किडनैप के बाद मदुरो को न्यूयॉर्क लाया गया, जिन्हें एमडीसी यानी मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। ब्रुकलिन में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है और इस डिटेंशन सेंटर में लगभग 1300 कैदी रहते हैं। यह जेल कैदियों की दर्दनाक मौत के लिए बहुत कुख्यात है। जेल से अक्सर दंगे और मारपीट की खबरें भी सामने आती हैं और कैदियों के मुताबिक यहां की स्थितियां बहुत खतरनाक हैं। जेल में बेहद अमानवीय माहौल में रहना होता है। पिछले कुछ सालों में कई कैदियों की मौत भी हो चुकी है इस जेल में और जजों ने इस जेल को बर्बरता का गढ़ नाम दिया है। कई हाई प्रोफाइल कैदी इस जेल में रह चुके हैं। यह सेंटर बेहद जर्जर, गंदगी और असुरक्षा के लिए बहुत कुख्यात है। कैदियों के लिए यहां मेडिकल सुविधा तक नहीं है। हाल यह है। अब सवाल यह है कि मादुरो बाहर कब और कैसे आएंगे। उनके बेटे, दरअसल आज पहली बार उनके बेटे की एक तस्वीर सामने आई। आइए मैं वो आपको दिखाऊं। उनके सुपुत्र, उनका बेटा आज नजर आया। जिस तरह मदुरो का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, चाहे वो कोर्ट में हो या हेलीकॉप्टर से निकाले जाने वक्त, उसी तरह का उनके बेटे का आत्मविश्वास भी दिख रहा है। As nearly 200 of our greatest Americans. हमारे 200 महान अमेरिकियों ने मादुरो रेड में हिस्सा लिया। उनके रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाए। Well did they? याती पापा। पिताजी ने अपने परिवार में सभी लोगों को सशक्त बनाया है। हम यहाँ हैं, आपके लौटने तक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अपना देश सुरक्षित हाथों में है पिताजी। तो मदुरो अभी 17 मार्च तक तो जेल में, लेकिन उनका हिंदुस्तान से भी एक कनेक्शन रहा है। ये तस्वीर इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी। ये आगे जो आप देख रहे हैं नीचे बैठे हैं, ये मादुरो हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति सत्य साई के समर्थक भी हैं, उनके शिष्य भी रहे हैं, उनकी तस्वीर भी लगाई हुई है। और अब वेनेजुएला की जो अगली राष्ट्रपति बनी, नई राष्ट्रपति जिन्होंने आज ही शपथ ली है और वो भी साईं भक्त हैं। वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति भी साईं की ओर श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी और ये पुट्टापर्थी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये नई राष्ट्रपति जब पहुंची थी। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और राष्ट्रपतियों का भारत से कम ये कनेक्शन है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। मादुरो के बाद डेल्सी रोड्रिग्स के हाथ वेनेजुएला की कमान आई है। डेल्सी के सत्ता संभालते ही साईं बाबा के प्रति आस्था चर्चा में आ गई। मादुरो की तरह डेल्सी साईं बाबा की भक्त हैं। डेल्सी उनके दर्शन के लिए भारत आ चुकी हैं। 2023 और 24 में आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी आई थी, जहां उन्होंने बाबा की समाधि पर माथा टेका। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी साईं के परम भक्त रहे हैं। पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ 2005 में भारत आए थे, तब बाबा के चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया था। दोनों के उस दौर की तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं। मादुरो के बेडरूम, राष्ट्रपति कार्यालय में भी साईं बाबा की तस्वीर लगी और मादुरो उनकी तस्वीर को माथे लगाने के बाद ही बड़े फैसले लेते थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति की शपथ, और ट्रंप नई राष्ट्रपति को भी धमका रहे हैं वेनेजुएला की। सुनिए। अगर वो जो सही है उसे नहीं करेंगी तो उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी, शायद मदुरो से भी बड़ी। हम उन लोगों के साथ डील कर रहे हैं जिन्होंने अभी शपथ ली है। हम दूसरे हमले के लिए भी तैयार हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। हम सही समय आने पर वेनेजुएला में चुनाव कराएंगे। ट्रंप किसी को भी धमकी देने के लिए जाने जाते हैं। खबर यह है कि ग्रीनलैंड में भी ट्रंप अटैक कर सकते हैं, इसलिए देखिए ग्रीनलैंड ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अब सुतार दी है जो रिहर्सल कर रही है।
आपको बता दूं, ये जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क नाटो का हिस्सा है और डेनमार्क ने कहा है अगर ग्रीनलैंड में ट्रंप की नजर टेढ़ी हुई तो हम नाटो को तोड़ देंगे। और इस बीच देखिए, जब देश और दुनिया में माहौल तनावपूर्ण है तो तुर्की ने भी मिसाइल टेस्ट किया है। ये तुर्की की मिसाइल परीक्षण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। लेकिन क्या ट्रंप का अगला टारगेट खamenei है? क्योंकि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं और रोज हो रहा है। 27 शहरों में वहां हिंसा हो रही है, 1200 लोग हिरासत में। तस्वीर देखिए जरा, ईरान से जो तस्वीर आ रही है, फायरिंग हो रही, खुलेआम लोग गोलियां चला रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या यह महज इत्तेफाक है? ईरान में इतना बवाल हो रहा है और ईरान में मोसाद के एजेंट पकड़ लिए गए। जो नेतन्याहू की खुफिया ब्रिगेड है, मोसाद उसके एजेंट को पकड़ा गया है ईरान में और उनके पास से ये हथियार बरामद हुए हैं। तो क्या ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका और इजराइल का भी हाथ है? अब सवाल ये उठ रहा है, देखिए ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में आगजनी हो रही, सड़कों पर आग लगाई जा रही है। ईरान में आखिर हालात संभल क्यों नहीं रहे? हर रोज ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? इसको आखिर कौन भड़का रहा है? वहां वाकई खamenei के खिलाफ गुस्सा है या इसके पीछे बाहरी शक्तियां हैं? अब सवाल ये उठ रहे हैं। सवाल ये है, कल मैंने आपको बताया था क्या खamenei रूस जा सकते हैं। आपको सीधे अभी ईरान लिए चलूंगा। ईरान से हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे। क्या वाकई तख्ता पलट होने वाला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए, क्या ट्रंप के लिए खamenei टारगेट है? ईरान में एक हफ्ते से हिंसक प्रदर्शन जारी है। हिरासत में मौत के बाद 27 राज्यों में हिंसा भड़की है। 35 लोगों की जान जा चुकी है। 1200 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। हिंसा को लेकर ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी है। ईरान ने अमेरिका, इजराइल को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। विदेशी ताकतें ईरान में अशांति फैला रही हैं। खamenei ने दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की बात की है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को लेकर ईरान को धमकी दी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा था हिंसा हुई तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। ईरान ने ट्रंप पर धमकी पर फिर कड़ा बयान दिया है, जिसके बाद दोनों देशों में टेंशन और बढ़ गई है। सुनिए जरा खamenei खुद क्या कह रहे हैं ऐसे हालात पर। हम दुश्मनों के सामने झुकेंगे नहीं, खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए अपने आवाम के साथ चलेंगे। खुदा की मदद से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। और आइए सीधे आपको ईरान लिए चलता हूं। आपने सुन बहुत कुछ लिया ईरान के बारे में, लेकिन ईरान में वाकई तख्ता पलट होने वाला है क्या? ईरान से हमारे साथ वहां से बड़े मौलवी जुड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यह है, आप ईरान में मौजूद हैं, वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप बेशक बेहतर बता सकते हैं। क्या वाकई ईरान में तख्ता पलट जैसी स्थिति है? और अगर नहीं है तो फिर दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं? लोग सड़कों पर क्यों है खamenei के खिलाफ? एक हफ्ते के अंदर ये सारी न्यूज खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जितना स्टार्ट के 3 दिन में जितना जेन्युइन था, आहिस्ते आहिस्ते उतना ही फेक होता गया। और यहाँ की आवाम के अंदर हजारों की तादाद में वीडियोस हैं, जहां पर आवाम इंस्टाग्राम पे आके वीडियोस बना रही है और कह रही है भाई क्या कर रहे हो आप लोग, हमें एतराज है, लेकिन आप हमारा घर क्यों जला रहे हो? भाई मेरा घर जलाने से आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे सही हो जाएगी? हजारों वीडियोस हैं।
तो जेन्युइनली जो ईरान को जानता है वो ये जानता है कि ये प्रोटेस्ट वगैरह तकरीबन खत्म हो गए ईरान के अंदर, और आप खुद और मैं खुद ये देखेंगे कि फेक न्यूज कितने दिन तक चला सकते हैं। इनकी एक लिमिट होती है फेक न्यूज चलने की, वो लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है और ईरान की आवाम यूनाइटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना जमीर जाफरी साहब, ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे थे। वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते में ये जो कयास और अटकलें हैं तख्ता पलट की, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ ईरान को लेकर है? तस्वीर में आपको दिखाऊं, टेंशन दूसरी तरफ भी बढ़ गई। जो कुछ ट्रंप ने किया वेनेजुएला में, अब कहा जा रहा है चीन वही ताइवान में कर सकता है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। बीच में अब तक अमेरिका आता रहा है। इसके लिए देखिए चीन क्या कर रहा है। चीन ने भी ड्रिल की है, चीन ने युद्धाभ्यास किया। क्या चीन ताइवान में घुसकर ताइवान के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लेगा? अब तो यह आम बात हो जाएगी। जब अमेरिका कर सकता है तो फिर चीन क्यों नहीं? चीन ये कहेगा। अब देखिए चीन रिहर्सल कर रहा है तो ताइवान को भी पता है चीन कुछ भी कर सकता है, इसलिए ताइवान ने भी बाकायदा युद्धाभ्यास किया है। इसका असर देखिए ये हो रहा है कि आपको अमेरिका ही लिए चलता हूं। अमेरिका में चीनी दूतावास के बाहर ताइवान के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। ताइवानी वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आइए अब आपको बताऊं, क्या वाकई जिनपिंग का प्लान वेनेजुएला है? वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन का चीन ने विरोध किया था। चीन ने अमेरिका को दुनिया का पुलिस वाला बनने का आरोप लगाया। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले को गलत ठहराया था, साथ ही मादुरो और उनकी पत्नी की तुरंत रिहाई की मांग की। लेकिन चीन की सोशल मीडिया पर प्लान वेनेजुएला चर्चा में है। लोग ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका वेनेजुएला में ऐसा कर सकता है तो चीन ऐसे ही ताइवान पर कब्जा क्यों नहीं कर सकता? कुछ लोग ताइवान को चीन का आंतरिक मामला बता रहे हैं। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन ने साफ कहा है कि वो ताइवान को चीन में मिलाएगा। इसके लिए चीन ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। ताइवान के सांसद वांग टिंग ने चीन के प्लान को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा चीन अमेरिका नहीं है और ताइवान वेनेजुएला नहीं है। चीन ताइवान में अमेरिका जैसा कुछ नहीं करेगा, यह मुमकिन ही नहीं है। आइए अब आपको सुनाऊं क्या कुछ कह रहे हैं जॉन बोल्टन। रूस से तेल खरीदने वाले भारत पर अतिरिक्त टैक्स लगाना, लेकिन चीन, तुर्की या दूसरे देशों पर ना लगाना। ट्रंप का ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीन, ताइवान, अमेरिका, ट्रंप के बाद अब देश की और पड़ोसी मुल्क का हाल जानते हैं। नेपाल में हिंदू भगाओ की साजिश हो रही। कौन कर रहा है ये साजिश? पहले तस्वीर देखिए जरा। ये नेपाल से तस्वीरें आई हैं, हिला देने वाली तस्वीरें। वहां हिंदू भगाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदू भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ देश बचाओ, हिंदू भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ देश बचाओ। भगवत की मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भगवत की मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, भगवत की मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब ये नारे क्यों लग रहे हैं आपको बताऊं। दरअसल कुछ उपद्रवी असामाजिक तत्वों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की थी। मस्जिद के अंदर जाकर तोड़फोड़ की, वहां रखे साहित्य को जला दिया, चीजों को नुकसान पहुंचाया। मस्जिद के हाल देखियो, जाते चले पैसा वैसा सब चीज है ना। मस्जिद में से सबको मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ हुई, उसकी तस्वीर थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद माहौल नेपाल में हिंसक हो गया। नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है।
जब हालात बिगड़ने लगे उसके बाद देखिए पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने ऐलान करना शुरू किया, लोग अपने घरों को चले जाएं। जिला सुरक्षा समिति निर्णयानुसार मिति 2082 9 महिना 21 गते दिवसो 1 बजे देखी आदेश न भए समाप्त। लेकिन इसके बाद भी हालात शांत नहीं हुए। लोग सड़कों पर निकल के आए, लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और हालात ऐसे हो गए कि उस जगह से पुलिस को ही भीड़ ने, प्रदर्शनकारियों ने खदेड़ा। फिर देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया, उपद्रवियों को दौड़ाया है, खदेड़ा है वहां से। आइए आपको बताऊं ये बवाल नेपाल में हुआ क्यों, कैसे शुरू हुआ। दरअसल नेपाल के बीरगंज में 2 दिनों से भारी बवाल हो रहा है। पूरा मामला सोशल मीडिया वीडियो से शुरू हुआ। आरोप है सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने वीडियो डाला, मुस्लिम युवकों ने वीडियो में हिंदुओं के बारे में गलत कहा था और इस वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदुओं में बहुत गुस्सा दिखा, जिसके जवाब में आरोप है कि नाराज हिंदुओं ने, लोगों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की। मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। जवाब में मुस्लिम युवकों ने बीच सड़क पर हंगामा शुरू किया। बीरगंज में हिंदू भगाओ देश बचाओ की नारेबाजी की गई। आगजनी और पत्थरबाजी के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालात सुधरने पर फिलहाल बीरगंज में कर्फ्यू हटा दिया गया, लेकिन इलाके में पब्लिक मीटिंग, जुलूस की इजाजत नहीं है। पुलिस ने कहा है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेपाल का बीरगंज बिहार के रक्सौल से बहुत सटा हुआ इलाका है और इसी वजह से बॉर्डर इलाके में भी बीएसएफ ने सख्ती बढ़ा दी है। अब आपको बताऊं कि नेपाल में दरअसल डेमोग्राफी क्या है, आबादी करण क्या है। यह नेपाल का नक्शा है। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जैसे आप जानते हैं। नेपाल में हिंदू आबादी लगभग 81.3% है, बौद्ध लगभग 9%, मुस्लिम आबादी 4.4% और अन्य 5%। लेकिन बीरगंज जहां यह घटना हुई है, यह आप देख रहे हैं बीरगंज नेपाल और भारत के बॉर्डर से लगी हुई जगह है। यहां पर हिंदू आबादी 80% है, मुस्लिम आबादी 18% और अन्य 2% है। यही ये सारा बवाल हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वहां के जिला अधिकारी क्या कह रहे हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया था। उन्होंने 2-3 जगहों पर टायर जलाए थे। डीएओ ने लोगों से सामाजिक द्वेष को बढ़ावा न देने की अपील की है। झूठी अफवाहें फैलाने में शामिल लोगों पर फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब नेपाल से बांग्लादेश आपको लिए चलता हूं। बांग्लादेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है। यह बता रहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ कहां पहुंच गया। एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर। 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या की गई। अगली तस्वीर देखिए, मोनी चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। कल जो मैंने आपको बताया था, एक हिंदू की हत्या हुई और एक महिला से गैंगरेप हुआ था, उसके बाल काटे गए थे। अब खबर आई मोनी चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई और चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या की गई। के बाद मोनी चक्रवर्ती जी का आज अंतिम संस्कार किया गया। ये उसकी तस्वीर है, परिवार में मातम पसरा। उसके बाद देखिए जरा, अब फ्रांस में भी प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए यह प्रोटेस्ट हुआ। यह बहुत दर्दनाक है कि पड़ोसी देश में हर रोज एक हिंदू की हत्या की खबर मिल रही है।
बांग्लादेश में 18 दिनों में सोचिए 6 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हुई है। कल रात हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती को निशाना बनाया गया, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कट्टरपंथियों ने धारदार हथियार से वार कर मोनी की हत्या की। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में मोनी किराना की दुकान चलाते थे। उन्होंने 19 दिसंबर को बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या चिंता का विषय। साथ ही मोनी चक्रवर्ती ने अपने इलाके को मौत की घाटी बताया था। दावा है कि इसी वजह से कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। कल अचानक नकाबपोश बदमाश मोनी की दुकान में घुसे और उस पर धारदार हथियार से वार करके फरार हो गए। गंभीर हालत में मोनी चक्रवर्ती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मोनी के अलावा कल एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या हुई थी। बांग्लादेश के जेसोर जिले में राणा प्रताप बैरागी को गोली मार दी गई थी। राणा प्रताप बांग्लादेश के दैनिक अखबार के संपादक थे। फिलहाल दोनों मामलों में कोई भी आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया है। सुनिए इस पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट का हाथ में पूरा बांग्लादेश चला गया। वहां हो रहा है, यहां भी हो रहा है। कल महिषादल में सरस्वती माता का मूर्ति तोड़ दिया। आज नदिया कृष्णनगर में सरस्वती माता का सब मूर्ति तोड़ दिया। इंसिडेंट तो वहां भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। हिंदू के ऊपर, हिंदू संस्कार के ऊपर, हिंदू देव देवी के ऊपर, हिंदू जो पहचान है जिसको हिंदू का, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। दोनों बंगाल में हो रहा है। एक ही लोग काम कर रहा है। एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटल जो पॉलिटिक्स करता है, जिहादी पॉलिटिक्स, जामाती पॉलिटिक्स, वो हिंदू को खत्म करना चाहता है। बांग्लादेश में जो बचे खुचे हिंदू है वो तो खत्म होने वाला है। बाकी यहाँ भी हिंदू का हालत खराब है। नेपाल में आपने देखा क्या हो रहा है, बांग्लादेश में आपने देखा क्या हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में अरशद मदनी कह रहे हैं कि भारत में सुरक्षित नहीं है, भारत आग के ढेर पर बैठा है। ये कहते हैं हम हिंदुस्तान का खालिस इसको हिंदू स्टेट बना लेंगे। मुसलमान कत्ल भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन कत्ल भी हो सकते हैं। जो बेपढ़े लोग हैं उन्हें मजहब की शराब पिला करके, मजहब का दीवाना बना करके आज की सूरत हाल पूरे मुल्क को आग के ढेर के ऊपर खड़ा किए हुए है। उस मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल इस मुल्क को तबाह करने वाली है। कभी ये मुल्क पनप नहीं पाएगा। बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदू को मार डाला है। नेपाल में हिंदू भगाओ की नारेबाजी हो रही है, लेकिन मौलाना मदनी को फिर भी अपने देश में ही खोट दिख रहा है। ये कहते हैं हम हिंदुस्तान का खालिस इसको हिंदू स्टेट बना लेंगे। कोई यहाँ किसी धर्म का, हिंदू के सिवा किसी धर्म का मानने वाला, ये मर जाए और फिर जिंदा हो, फिर मर जाए, तब भी मुसलमान और क्रिश्चियन। एक तरफ नेपाल में नारेबाजी को लेकर उबाल मचा है, दूसरी तरफ भारत में मदनी ने एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा दिया है। मुसलमान कत्ल भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन कत्ल भी हो सकते हैं। 50,000 70 साल के अंदर फसादात के अंदर मर गए। मैं कहता हूं 50 लाख और मर जाएंगे। दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, नेपाल से उन्हें भगाने की खुलेआम धमकी दी जा रही है, लेकिन मौलाना मदनी को यह सब नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि सारी खामियां हमारे देश में ही है। आज की सूरत हाल पूरे मुल्क को आग के ढेर के ऊपर खड़ा किए हुए है। हर जगह फसाद, प्यार और मोहब्बत को आग लगाई जा रही है, फसाद को भड़काया जा रहा है। कुछ लोग हैं मुल्क के अंदर जो आज भी ये समझ रहे हैं कि सही है। मदनी भले ही नफरत हटाने की बात कर रहे हों, लेकिन विपक्षी नेताओं ने अब उन पर ही नफरती का ठप्पा लगा दिया है। अब देखिए मदनी साहब क्या कह रहे हैं और उन पर विपक्ष और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। मौलाना मदनी कह रहे हैं, अरशद मदनी ने देश की मौजूदा हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा हमारा मुल्क आग के ढेर पर खड़ा है। सांप्रदायिक ताकतें संविधान को खत्म करने की कोशिश में, जो लोग मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा करते हैं वो नफरत की बातें कर रहे हैं।
वो कभी देश के वफादार नहीं होंगे। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की घर वापसी हो जाए, लेकिन अगर ये लोग 2 बार मरकर वापस जिंदा भी हो जाएं, तब भी इस देश में मुसलमान कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मदनी जिहादी जिल्ले इलाही बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इधर उधर की बात कर नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं, अभी तो देश का मुसलमान खामोश बैठा है, लेकिन अगर हम उठ जाएं तो यकीनन देश में दंगे होंगे। लेकिन अगर कोई आप पर हमला करने की कोशिश करे और जय श्री राम के नारे लगाए तो उसे छोड़ना मत। स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं, जिहादियों की वजह से अशांति फैल रही है, भाईचारा खराब हो रहा है। मौलाना संविधान को मानते तो यह पूरा बवाल ही नहीं होता। अरशद मदनी को लोगों से पहले खुद पढ़ने की जरूरत है, वरना कानून तो है ही, योगी बाबा सबको लाइन पर ला देंगे। तरुण चुग बीजेपी नेता कह रहे हैं, देश में कुछ मौलाना आधुनिक जिन्ना बनना चाह रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी इसी चक्कर में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आइए सुनिए जरा मौलाना मदनी को और बाकी सियासतदान क्या कह रहे हैं। वो अपनी कम्युनिटी जो बेपढ़े लोग हैं, उन्हें मजहब की शराब पिला करके, मजहब का दीवाना बना करके, हमें मौका दो मुल्क के अंदर हुकूमत करने का, हम 6 साल में पूरे मुल्क को हिंदू मुल्क बना डालेंगे, ये कहने के लिए पागल बना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबा, 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे, क्रिश्चियन को हिंदू बना लेंगे? मजहब वो चीज है जिसके लिए जान दे देना इंसान अपने लिए बाइस सआदत समझता है। इस मुल्क के अंदर जहां इतनी अकलियतें रहती हैं कि अगर उन अकलियतों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए तो आज जो अपने आप को अक्सरियत कहती है वो अकलियत में पड़ जाएगी, अकलियतें अक्सरियत से तब्दील हो जाएंगी। उस मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल इस मुल्क को तबाह करने वाली है, कभी ये मुल्क पनप नहीं पाएगा। बहुसंख्यक देश में सिर्फ लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ये सिर्फ जिहादी मानसिकता के लोग ही क्यों करते हैं? हिंदू तो कभी नहीं करता। किसी हिंदू बेटा कोई मुस्लिम बेटी बहन के साथ तो नाम बदल करके नहीं करता। तो अशांति और भाईचारा जो खराब हो रही है वो जिहादियों की वजह से हो रही है और उसमें मूक दर्शक आप बन के बैठे रहते हैं। देश में हमारे जो है वो जिहादी जिले इलाही बनने की जो है वो जुआड़ में लग गए हैं। उनको लगता है कि हम जिहादी जिले इलाही बन जाएं, उसके लिए जो है वो इनमें एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, कम्युनल कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ से कोई भाषा बोलेगा, दूसरी तरफ से कोई भाषा बोलेगा, तो इस तरह की जिहादी जिले इलाही बनने का जो प्रतिस्पर्धा है, जो कम्युनल कंपटीशन है, उसके तहत इनके जो है वो बकवास बहादुरी सुनाई पड़ती है। मौलाना अरशद मदनी का बयान जिहादी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा है। देश में कुछ नेता, कुछ मौलाना मॉडर्न जिन्ना बनने की होड़ में लगे हैं और ये मौलाना अरशद मदनी का बयान उसी होड़ का एक हिस्सा है। मदनी और सियासतदानों को आपने सुना क्या कह रहे हैं, लेकिन संभल जहां हर रोज कोई ना कोई खबर आती है, बुलडोजर एक्शन की खबर हो या दूसरी पुलिस की कार्रवाई की खबर हो, अब संभल को अयोध्या बनाने वाली साजिश की बात की जा रही है। संभल के सांसद बर्क के पिता यह बात कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ संभल को अयोध्या बनाना चाहते हैं। वो संभल को भी अयोध्या की तरह एक प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। संभल में अवैध के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल रहा है। 2 दिन पहले 2 अवैध मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर चला है। आज भी संभल में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।
इस बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ने कहा है कि बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मुद्दा बचा नहीं, इसलिए अब संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश हो रही है। इस पर प्रमोद कृष्णम ने कहा पलटवार करते हुए, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि से किसको नुकसान था? फिर भी हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए अयोध्या और संभल के मंदिरों को तोड़ा गया। जो काम मुगलों ने किया वो आज विपक्षी नेता कर रहे हैं। संभल में मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की कोशिश हो रही है। मौलाना कारी इशाक कह रहे हैं उसे धर्मनगरी में बदलने के लिए राजनीति की जा रही है। दानिश अंसारी योगी के मंत्री, वो कह रहे हैं यूपी का विकास मॉडल देखकर सपा घबराई हुई है और इसी वजह से सपा के नेता बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना था, हिंदुओं की आस्था को मिटाना था, हिंदुओं को नीचा दिखाना था, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, हिंदुओं के दिलों पे कुठाराघात करना था। और जो काम बाबर ने, औरंगजेब ने, तैमूर लंग ने, मीर बाकी ने किया, वही काम आज के विपक्ष के नेता कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एजेंडा ये समाजवादी पार्टी का हमेशा से रहा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हमारे जनमानस, हर जाति धर्म मजहब के लोग बहुत सजग हैं, जागरूक हैं। वो जानते हैं कि ऐसे बयानों से समाजवादी पार्टी केवल जनता को भटकाना चाहती है, बरगला। इन सब बवाल के बीच यूपी से एक और बड़ी खबर आई। 2027 में यानी अगले साल ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की मीटिंग ली और यह कैबिनेट की मीटिंग तब ली है, कल योगी पीएम मोदी से मिले थे। बताया गया एसआईआर के मुद्दे पर बात हुई क्योंकि यूपी में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा नाम कट चुके हैं। एसआईआर की लिस्ट आज आ गई है। देखिए जरा क्या है लिस्ट में। यूपी में आज एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है। 2,89,00,000 लोगों के नाम काट दिए गए। पहले यूपी में 15,44,00,000 वोटर हुआ करते थे, अब उनकी संख्या घटकर 12,55,00,000 हो गई। यानी प्रदेश का हर 5वां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख वोटर्स के नाम कटे। गाजियाबाद में रहने वाले 8 लाख वोटर्स के नाम कटे। यूपी के 5 मुस्लिम बहुल जिलों में 20% वोटर कटे। इसमें मुरादाबाद, संभल, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर शामिल है। सभी लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नाम देख सकते हैं। अगर किसी का नाम नहीं है तो वो आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। आपत्ति दर्ज करवाने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया और कई जगहों पर विशेष मतदाता कैंप लगाने की भी योजना है। ड्राफ्ट सूची आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है एसआईआर सूची में वैध लोगों के नाम काटे गए, चुनाव आयोग उस पर जल्द संज्ञान लेकर दुरुस्त कराए। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा नोएडा में कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम काट दिया गया। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। वो इसके बावजूद कटा है कि सारे डॉक्यूमेंट विधिवत रूप से जमा थे। इसके बावजूद कटा है कि 2003 की लिस्ट में नाम था हमारा। इसके बावजूद कटा है कि मेरे पेरेंट्स का नाम भी 2003 की लिस्ट में था और पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी था। लेकिन इस बीच में चूंकि हमने घर शिफ्ट किया तो बीएलओ का ये कहना है कि वोट काट दिए गए। पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया, जल्दबाजी की प्रक्रिया की गई जिससे आज अफरा तफरी का माहौल बना। मुझे लगता है कि जो ये 2.89 करोड़ 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। और इसमें जो 1,13,00,000 फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत गहरी साजिश है या बड़ी बात है। इस पर जांच करानी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आइए यूपी से निकलकर आपको दिल्ली लिए चलता हूं और दिल्ली के भी बड़े विश्वविद्यालयों में शुमार, टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार जेएनयू में देखिए ढपली की तान पर कब्र की जुबान। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जेएनयू से जो तस्वीर आई है, जेएनयू पिछले सालों बहुत विवादों में रहा अपने नारेबाजी को लेकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही जेएनयू में। और आपको जानकर ताज्जुब होगा,
उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज हुई। उनकी जमानत याचिका खारिज होने पर न्योते छपे, न्योते बटे और उसके विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है जिसमें मोदी और शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू फिर विवादों में है और कल रात कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित नारे लगाए। नारेबाजी गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ की गई। नारेबाजी का 35 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में छात्र साबरमती हॉस्टल के बाहर नारेबाजी करते दिखे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में था। कल सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद शर्जील इमाम को बेल देने से मना किया। उमर खालिद और शर्जील इमाम 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी। जेएनयू कैंपस में 2020 में हुई हिंसा और अराजकता की भी कल बरसी थी। वीडियो सामने आने के बाद जांच के लिए पुलिस जेएनयू कैंपस पहुंची है और इस बीच जेएनयू की ओर से वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जेएनयू मामले को लेकर हिंदू सेना ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जेएनयू ने नारेबाजी को यूनिवर्सिटी आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। सुनिए जरा, अब इस विवादित हंगामे के बाद, प्रदर्शन के बाद क्या कह रहे हैं लोग, सुनिए। टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसका जो सरगना है वो कहीं ना कहीं जेएनयू ही रहा है और अक्सर इस तरह के देश विरोधी जो गतिविधि है वो देखने को मिलता है। जो वहाँ के लोग हैं वो उनको पता है कि अगर हम देश विरोधी नारा लगा लेंगे तो एक समुदाय के हम हीरो हो जाएंगे। जो संस्था कभी देश को आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े नेता अधिकारी देती थी, उस संस्था की पहचान अब टुकड़े टुकड़े गैंग बन गया। बिल्कुल विरोध के लिए, लेकिन हद में रह के विरोध की। सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए आप कुछ भी नारा लगा दें, ये उचित नहीं है। ये वही वामपंथी। आइए अब आपको बताऊं, इस हंगामे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे विवादित नारे लग रहे थे जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। अब इस पर देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। जेएनयू प्रशासन का बयान है, ऐसे नारे लगाना लोकतांत्रिक मतभेद के खिलाफ है। साथ ही ये जेएनयू की आचार संहिता का उल्लंघन करता है और इससे सुरक्षा माहौल में गंभीर रूप से गड़बड़ी हो सकती है। यह संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जानबूझकर अनादर दिखाता है। जेएनयू छात्र संघ का बयान आया, 2020 के हमलों की याद में कैंडल मार्च रखा गया था। मीडिया के एक हिस्से ने कैंडल मार्च को गलत तरीके से पेश किया। यह जेएनयू को बदनाम करने, छात्रों पर अत्याचार की संगठित कोशिश है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं ये पाकिस्तान की सोच वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कब्र दुश्मनों की खुदती आई है और दुश्मनों की ही खुदेगी। उदित राज कह रहे हैं कांग्रेस नेता ये नारा विरोध करने का तरीका है। जेएनयू में शर्जील और उमर मामले पर काफी गुस्सा है, मुस्लिम होने की वजह से उनके साथ अलग व्यवहार हो रहा है। संजीव बालियान कह रहे हैं जेएनयू के पूरे ढांचे की समीक्षा होनी चाहिए। देश के बाकी विश्वविद्यालयों में ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा कौन सा कीड़ा है वहां जो ऐसे ही छात्र आते हैं? ऐसे नारे खुद बीजेपी ही लगवाती है, इमरान मसूद कह रहे हैं। खालिद और शर्जील को 5 साल से जेल में डाला हुआ है। बांग्लादेश के खराब होते हालात को क्यों नहीं देखती सरकार? प्रदीप भंडारी कह रहे हैं जेएनयू में जो नारे लगे वो अर्बन नक्सली सोच है। इस सोच के समर्थक राहुल गांधी और उनकी पार्टी है। यही सोच कल बौद्धिक आतंकवाद में बदल जाएगी। सुनिए जरा, इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। खैर, ये तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। और जेएनयू में काफी इसका आक्रोश है। ये नारों का वैचारिक समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि एंटी नेशनल शर्जील इमाम और उमर खालिद को जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया है, कांग्रेसी नेता इसके समर्थन में आए हैं। ये वही सोच है जो आगे चल के बौद्धिक आतंकवाद में परिवर्तित होती है। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं मुर्दाबाद के नारे का भी विरोधी हूं। यू विश डेथ। हम किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का डेथ विश नहीं कर सकते। इस पर सोचना तो होगा ना, लेकिन सिलेक्टिव आउटरीच नहीं। आप कह सकते हैं कि जो देश विरोधी कृत्य जिन्होंने किया, जिनकी जमानत नहीं, उसके पक्ष में जेएनयू के छात्र खड़े हुए दिखाई दिए। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। लेकिन सारे देश विरोधी घटनाओं का केंद्र बिंदु जेएनयू बनता जा रहा है, तो इस पर सरकार को सख्त कदम लेना चाहिए। और आइए
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा शिवलिंग दिखाने जा रहा हूं। कौन सा सबसे बड़ा शिवलिंग है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा शिवलिंग। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कैसा है ये देश का सबसे बड़ा शिवलिंग। ये आप देख रहे हैं, रामायण मंदिर पहुंचा है ये शिवलिंग। तो बिहार के मोतिहारी में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, वहीं ये सबसे बड़ा शिवलिंग रखा जाना है। आज AR रहमान का जन्मदिन भी है। आइए आपको बताते हैं आज क्या है लाइफ का फंडा में। जिंदगी में जब कदम कदम पर ठोकर मिले और तनाव हावी हो जाए तो उनकी सुनिए जो आपको सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर समझते हैं। मशहूर संगीतकार AR रहमान साहब इसकी एक मिसाल है। महज 9 साल की उम्र में उनके पिताजी गुजर गए। परिवार को गरीबी से उबरने के लिए कम उम्र में उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। पढ़ाई छोड़कर वो संगीत की दुनिया में आ गए। रहमान साहब को पैसे तो मिले, लेकिन कामयाबी और पहचान 25 साल तक नहीं मिली। वो हताश हो गए और हर वक्त आत्महत्या के बारे में सोचने लगे, यानी सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे। मुश्किल वक्त में मां ने रहमान को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया और समझाया, दूसरों के लिए जियो तो ऐसे ख्याल तुम्हें नहीं आएंगे। मां की बात मानकर रहमान साहब ने घर के आंगन में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया। अब संगीत उनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, उनके लिए एक साधन थी। लोगों को प्रेरणा और सुकून दे वो ऐसा संगीत तैयार करने लगे। जल्द ही तमिल और हिंदी फिल्म डायरेक्टर की उन पर नजर पड़ी और उन्हें म्यूजिक कंपोजर के रूप में मौका दिया गया। इसके बाद तो जो हुआ वो इतिहास। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में उनके गीत संगीत ने कामयाबी के नए नए रिकॉर्ड बना दिए। अब तक 140 बड़े अवार्ड जीत चुके रहमान लाइफ का बड़ा फंडा देते हैं। जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाएं और हर तरफ तनाव, हताशा नजर आए तो अपनों की मदद या सहारा लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।